ये भी मन में आता है कि अभी हाल फिलहाल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद आपके नाम के साथ में जुड़ गया। एक मामला ऐसा सामने आया, आपने मेरठ उपनगर के नाम को बदलने की मांग कर दी, जिसका नाम इस्लामाबाद है, उस इस्लामाबाद के नाम को बदलने की मांग की है। सर, इस बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे। पहले तो ये शिक्षक के ऊपर बोल रहा था, लेकिन आपने मुद्दा रखा तो मैं बिल्कुल, बताना चाहता हूँ कि सभी हमारे मेरठ के और गाजियाबाद के वासी बैठे हैं और मेरे परम पूजनीय जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ योगेंद्र भाई साहब बैठे हैं। मैं उनके सामने बताना चाहता हूँ कि हमारे एक मोहल्ला, एक उपनगर का नाम मेरठ का इस्लामाबाद रखा हुआ है। अभी पहलगांव की घटना हुई, पहलगांव में हमारे मातृ शक्ति के सामने हमारे भोले भाले लोगों को मार दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि मोदी जी को बता देना कि हम कैसे आपको मारते हैं। और उन्होंने इस संदेश को देने का काम मोदी जी के लिए किया, लेकिन मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मात्र 23 मिनट में पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने नष्ट किए, 100 आतंकी मारे, 10 एयरबेस नष्ट किए, पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम किया और सीज फायर के लिए वो अपना गिड़गिड़ाने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूं कि सीज फायर केवल पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से और पाकिस्तान के घुटने टेकने से सीज फायर हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मोदी जी को बधाई देता हूं। फिर मैं इसे कनेक्ट करता हूं इस्लामाबाद से। आप सोचिए, जो 1857 की क्रांति धरा रही है, शहीद मंगल पांडे जी की क्रांति धरा से उठने वाली एक चिंगारी जिसने पूरे देश को आज़ाद किया, जिस आज़ादी का पर्व हम 15 अगस्त को मनाते हैं। मैं उस क्षेत्र में गया, मेरी विधान परिषद के क्षेत्र में आता है, मैंने देखा कि इस्लामाबाद चौकी लिखा हुआ है, इस्लामाबाद नगर लिखा हुआ है। तो हम कैसे रह सकते हैं? वो पाकिस्तान हम पे बार बार आतंकी हमले करता है, हमारे भोले भाले लोगों को मारता है। हम पाकिस्तान की राजधानी के नाम के साथ हम उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे रह सकते हैं? हम अपने 1857 की क्रांति धरा मेरठ में कैसे रह सकते हैं? आप सोचिए कि इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी का नाम है। मैं किसी धर्म के किसी और पर्टिकुलर नाम पर मेरा कोई ऐतराज नहीं है। मैं अभी मैंने देखा परसों, अभी परशुरामपुरी के नाम से एक शाहजहाँपुर में नाम बदला गया है, वो जलालाबाद के नाम से था। हम इस तरीके के नामों से, ठीक है बहुत सारे नाम हो सकते हैं उस धर्म के, लेकिन हम पर्टिकुलर उस धर्म की बात नहीं करना चाहते। लेकिन एक इस्लामाबाद को हम कैसे सहन कर सकते हैं, ये आप भी सोच सकते हैं और सामने बैठे हुए मेरे दर्शक भी सोच सकते हैं। और इस्लामाबाद की बात है, मैं उन आताताई सरकारों से पूछना चाहता हूं, उन आक्रांताओं से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान से इतना प्रेम किया और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ 14 अगस्त से 15 अगस्त को, और 14 अगस्त को जो है पूरा का पूरा विभाजन हुआ और विभीषिका के रूप में हम मनाते हैं, उसमें कितना रक्तपात हुआ और कितना लोग मारे गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब इतना प्रेम था हमारे यहाँ के कांग्रेस की सरकार को, तो पाकिस्तान में भी किसी उपनगर का नाम हिंदुस्तान रख लेते। अगर प्रेम के साथ चलना था तो वो भी हम आज भी कह रहे हैं हम मांग छोड़ देंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर पाकिस्तान में हमारे इतने ही एरिया का नाम वो हिंदुस्तान रख ले तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन इस्लामाबाद के साथ हम नहीं रह सकते और इस्लामाबाद के साथ हम कनेक्ट नहीं हो सकते। अब हमारी भावनाएं इतनी कुंठित है और 140 करोड़ की जनता इतनी कुंठित थी पहलगांव को लेकर के, अब आज सोचने के लिए मजबूर है हमारा देश। सर देखिए, आपने ये कहा कि शिक्षा का ये मंच है, लेकिन मैं इस सवाल को मैंने आपसे इसी वजह से पूछा क्योंकि जब शिक्षा की बात आती है तो ये भी विपक्षी दलों की ओर से सवाल किया जाता है कि ये सरकार उनकी सरकार है जो शिक्षा या रोजगार पर बात नहीं कर रही है, लेकिन जब नाम बदलने की बात आती है तो बहुत तेजी के साथ मामले को आगे बढ़ा दिया जाता है, इस पर जोर दे दिया जाता है। स्कूल की इमारतों की छत ढह रहे, दीवारें ढह रही हैं, इस पर जोर नहीं दिया जाता है। हाल फिलहाल में एक ट्वीट आया था सामने अखिलेश यादव जी का भी, यहाँ तक कि उनकी पार्टी से कई लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए थे। सर इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि क्या सर नाम बदलना एक बड़ा विषय हो जाता है या जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं वो एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है जिन पर सच में जोर देना चाहिए, सोचना चाहिए, और शिक्षा पर खास तौर पर, क्योंकि आपने भी कहा सर, चाहे पीडीए की क्लास की आपने बात की, तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि सर शिक्षा प्रणाली में कैसे बदलाव लाया जाए ऐसी राजनीति करके। अपनी बात को माननीय उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र जी से कनेक्ट करता हूँ। मैं उनकी बातें, उनके विचार मैंने सुने, उन्होंने जो बातें कही उसमें सब कुछ समाहित होता है। आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपके संस्कार आप पे डिपेंड करते हैं कि आपकी शिक्षा कहाँ लेके जाते हैं। उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 आया, उन्होंने कहा कि रोजगार से जोड़ने का काम हुआ, वैज्ञानिकता से जोड़ने का काम हुआ, प्रामाणिकता से जोड़ने का काम हुआ, बेरोजगारी से जोड़ने का काम हुआ। आप मुझे बताइए कि पहले की सरकारों में एनईपी कब बनी थी? 1968 में बनी, और 1968 से लेकर के नियर अबाउट 65 ईयर्स उनका राज रहा। 65 साल में क्या उन्होंने देखा कि वो तुलना करते अमेरिका से, वो तुलना करते यूके से, तुलना करते जर्मनी से, तुलना करते फ्रांस से।
तो उन्होंने उस एनईपी पे क्या काम किया? क्या 65 साल तक उसी घर्रे पे काम करेंगे? ये माननीय मोदी जी की देन है कि एनईपी को ला करके हमारी संस्कृति और संस्कारों के साथ, वैज्ञानिकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, रोजगार के साथ और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो एनईपी जोड़ी, वो संस्कारों की देन है। और उसकी देन की वजह से ये जो नाम बदलने वाली प्रक्रिया है, ये इसमें समाहित होती है कि उन्होंने क्या किया और हमारे देश की आज दोनों जननायक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और परम पूज्य योगी जी क्या काम कर रहे हैं इस देश के लिए, वो इस शिक्षा के साथ भी जुड़ता है। जैसे कि अभी आप देखिए उस शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ, आप उसकी तुलनात्मक पूरे देश में करिएगा, पूरे विश्व में करिएगा। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आते हैं। क्यूएस एशिया के अंदर 6 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो हमारे 6 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमारे नैक में A++ में 6 विश्वविद्यालय आते हैं। और आप देखिए A+ के अंदर 2 विश्वविद्यालय आते हैं, 7 निजी विश्वविद्यालय आते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस विश्वविद्यालय को लाने के लिए कितना उच्च शिक्षा पे काम हुआ? इसके साथ साथ यूजीसी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 3 विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर आते हैं। और इससे बड़ा काम जो हुआ है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, जिसे सराहा जा सकता है, 8 प्रमुख विश्वविद्यालय के अंदर 58 सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित हुए और 18 शोध आपके इसी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हुए। और समर्थ पोर्टल के माध्यम से सारे सरकारी विश्वविद्यालयों को जोड़ने का काम भी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से एक बच्चा अपने घर बैठ करके सारी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वो भी इस उत्तर प्रदेश के माध्यम से हुआ। इसी उत्तर प्रदेश में आप देखेगा कि देश के अंदर 100 विश्वविद्यालयों में से 3 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रथम पोजीशन पर है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। और बात ये नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थापना में, विश्वविद्यालय की गुणवत्ता में इतना काम हुआ। आप ये देखिएगा कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना इस उत्तर प्रदेश में होती है। आप उसके पीछे देखिएगा कि आज पूरे देश के अंदर 140-145 करोड़ की जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा मुद्दा क्या बनता है? बेरोजगारी का। बेरोजगारी कब दूर होगी? किसी भी प्रदेश की बेरोजगारी जब दूर होगी जब वहाँ निवेश आएगा। और निवेश कब आएगा? जब वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी होगी। और आज कानून व्यवस्था को, इस कालखंड को कानून व्यवस्था का स्वर्णिम कालखंड कह सकते हैं। आज हमारी बहन बेटियां, हमारा उद्यमी, हमारा वकील, हमारा डॉक्टर्स, हमारा हर वर्ग का तबका सुरक्षित है। और उस सुरक्षित होने के कारण ही है कि चंडीगढ़ जैसा विश्वविद्यालय जो कि पूरे विश्व में 27वीं रैंक लाता है, और वो एक पूरब के एक एरिया में 27वीं रैंक वाला विश्वविद्यालय अपनी स्थापना करता है। तो मैं इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश को, परम पूज्य योगी जी को, शिक्षा मंत्री जी को, योगेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उस निवेश को लाने का काम किया जिससे कि बेरोजगारियां दूर हो रही है। बेरोजगारियां आपके उद्योग लगाने से भी दूर होती है, तो बेरोजगारियां शिक्षा के क्षेत्र में करे हुए कार्यों से भी दूर होती है। और वो कार्य किए जा रहे हैं और उसकी तुलनात्मक चार्ट आप बनाएंगे तो मैं नहीं मानता, या पूरा जनता मानती है आज उत्तर प्रदेश की, कि उस शिक्षा के क्षेत्र में इतना अमूलचूल परिवर्तन हुआ, इतने अमूलचूल कार्य हुए हैं कि जिसकी तुलना किसी भी प्रदेश से नहीं की जा सकती। बिल्कुल, तो देखिए दर्शकों के लिए भी ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनते हुए इस वक्त हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि वो दिन बहुत दूर नहीं है जब वाकई लोग उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहकर ही पुकारना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये अभी सिर्फ शुरुआत है और शुरुआत में चुनौतियाँ हर किसी के सामने होती हैं। सर, आपने जिक्र किया, हमने ये भी देखा है